morning, friends and colleagues and wonderful people. Good morning, sir. Today we are going to continue. हमने लास्ट टाइम हमने स्लेवरी ऑफ माइंड का डिस्कशन किया और ये पार्ट जो है ये स्लेवरी ऑफ माइंड का दूसरा पार्ट है और ये कंटिन्यूड है। उस सिलसिले में दुनिया में क्या क्या हुआ है स्लेवरी ऑफ माइंड की वजह से, स्लेवरी ऑफ अवर ओन थिंकिंग की वजह से दुनिया में क्या क्या हुआ, ये इस पार्ट में मैं डिस्कस करूँगा। आपको पता है एक होता है करंट थिंकिंग, आम लोग क्या सोचते हैं। आम लोग जो सोचते हैं अगर कोई उस आम सोच से बाहर जाएगा तो वो तो काफिर है, उसको तो it doesn't deserve to be existing in the society because वो करंट थॉट को अपोज करता है। करंट थॉट बेस्ड होता है एक आस्था पर, एक बिलीफ पर, एक फेथ पर, तो उसी को अगर आप चैलेंज करें तो कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं। मगर अगर चारों तरफ से उसके अगेंस्ट आवाज निकलेगी तो मरने का खतरा कम है, तो लेकिन थोड़ा करंट सोच के पर असर पड़ता है, मगर इसमें बड़ा टाइम लगता है। अभी मैं आपको बताऊं एथेंस में क्या होता था। एथेंस में होता था कि पार्लियामेंट होता था तो टोटल आबादी वहां की थी 4 लाख, जिसमें 2.5 लाख तो स्लेव थे, 1.5 लाख सिटीजन थे। 1.5 लाख में हर सिटिंग पर अल्फाबेटिकली 1,000 या कितना भी असेंबली में रहता था डिसीजन। तो सोक्रेटिस जो था उसने कहा यार ये विजडम नंबरों से आती है कि विजडम नॉलेज से आती है। तो वाइज पीपल शुड बी आस्क्ड टू गिव जजमेंट रादर देन इलिटरेट पीपल बी आस्क्ड टू गिव देयर ओपिनियन। वो ओपिनियन जजमेंट के बराबर नहीं होगी, तो बट इट वाज अगेंस्ट द करंट थिंकिंग। अब वो जिस वक्त एथेंस की स्ट्रीट में होता था तो यंग पीपल को वो अट्रैक्ट करता था अपनी तरफ और कहता था यू लर्न टू थिंक। मगर जिस वक्त हम फेथ की बात करते हैं तो हमने तो अक्ल को खर्च करना होता है, हमने थिंक नहीं करना होता है। अगर हम रीजन लगाएंगे तो फेथ हिल जाएगी, है ना। आपको पता है निश्चय एक जर्मन फिलोसफर था, निश्चय वाज अ जर्मन फिलोसफर। वो अपने बहन को चिट्ठी लिखता है, कहता है इफ यू वांट पीस हैव फेथ, इफ यू वांट पीस हैव फेथ, बिलीव, इफ यू वांट ट्रूथ then argue, ask questions, put yourself in doubt, put everything in doubt till it is resolved। 2 चीजें रखी, अगर पीस चाहिए तो have faith, अगर ट्रूथ चाहिए तो then investigate, क्वेश्चन रीजन करो, then doubt, travel through the valley of doubt। तो बहुत हद तक ठीक है। तो पांच इस कौशिक पठन हता कर्मक दाय सवाल जिकड़ तिकड़ दाई करी, उससे हमको पीस मिलता है ना। अगर हम दाई के ऊपर सवाल उठाने लगेंगे, खुदा के ऊपर सवाल उठे, तो हमको कहाँ पीस रहेगा। हमें वो शांति मिलती है जब कहते हैं चलो खुदा मानसुख से वसीला, खुदा अब आप ही हमें बचा सकते हैं, हमने अपने आप को आपके सुपुर्द किया है, हमें कितना सुकून मिलता है। कुछ फिलोसफर्स ये कहते हैं कि खुदा ने आदमी को नहीं बनाया, आदमी ने खुदा को बनाया। फिर एक फिलोसफर कहता है अगर खुदा का कंसेप्ट नहीं होता तो हम लोग बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड होते। हमें फिर खुदा का कंसेप्ट लाना था ताकि हमारे माइंडों में शांति आए, पीस आए और हम हेल्पलेस ना हो जाएं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऑफ खुदा जो है ये एक हिसाब का एंकर है। जैसे तूफान में नाव होती है तो एक पत्थर के चेन के साथ उसको नीचे बांधते हैं, तब कितना भी तूफान आए किश्ती अपनी जगह रहती है। ये खुदा का कॉन्सेप्ट भी वही एंकर है। ये 2 वर्ड्स हैं, एक वर्ड है बिलीफ, एक वर्ड है अथीस्ट, दूसरा वर्ड है एग्नोस्ट। अथीस्ट और एग्नोस्ट में क्या फर्क है। अथीस्ट कहता है देयर इज नो गॉड, आप लोगों को क्या होता है गॉड। एग्नोस्ट कहता है मैं गॉड की एग्जिस्ट को चैलेंज नहीं करता हूं। God may exist or may not exist, but if God exists, it is very difficult to know Him.
एबिनॉस का कहना है खुदा को जानना बहुत डिफिकल्ट है, वो हम भी जानते हैं खुदा को जान। हिंदुइज्म में खुदा का नाम परम ब्रह्म है, द चीफ मिस्ट्री, जिसको जानना बड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन जो सेंट्स होते हैं, जो अपनी सारी जिंदगी लगाते हैं दांव पर, उनको खुदा का एक्सपीरियंस हो जाता है। वो खुदा को कंक्रीट फॉर्म में नहीं देखते, उनको एक एक्सपीरियंस हो जाती है और वो मस्त होते हैं उसमें। और योगा में कहते हैं मेडिटेशन करो तो आपको खुदा मिलेगा। एक दफा विवेकानंद एक बड़ा बड़ी साधु था, उसने रामाकृष्ण परमहंस से कहा कि आप मुझे खुदा दिखा सकोगे? उसने कहा हाँ मैं दिखाऊंगा। कहते दिखाओ? कहते इस तरह से थोड़ी दिखाऊंगा, वक्त आने पर दिखाऊंगा। तो ये दोनों जाते थे नदी में नहाने के लिए। एक दफा क्या किया रामाकृष्ण ने, उसने विवेकानंद की गर्दन पकड़ी और पानी में डाल दी और छोड़ा ही नहीं। वो तड़पने लगा लाइफ के लिए, फिर छोड़ी। तो जब तुम्हारी खुदा देखने की तड़प ऐसी होगी ना, तब तुम्हें खुदा मिलेगा। क्या क्या गजब का जवाब दिया कि जब तुमको खुदा को मिलने की यही तड़प होगी तब तुम्हें खुदा मिलेगा। फिर कहने का मतलब ये है कि करंट थॉट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लोग कैसे सोचते हैं उसी को नॉर्म कहते हैं। अगर उस सोच से कोई बाहर सोचता है उसको एबनॉर्मल कहते हैं। अब जो सोक्रेटिस कहते थे ही वॉज द अगलीस्ट मैन in Athens, और कहते हैं कि that he was very dirty, he never changed his clothes, he did not do any job, his students would feed him, and he had a family. गजब की बात है, he had a family also. अब उसकी फैमिली को कौन प्रोटेक्ट करता था? ऑब्वियसली स्टूडेंट्स ही करते होंगे। मगर ये इतना गजब का फिलोसफर था कि आज भी सोक्रेटिस जिंदा है, आज भी सोक्रेटिस की फिलोसफी डिस्कस होती है, सोक्रेटिक लॉजिक डिस्कस होती है। अच्छा, और उतना ही नहीं, सच फिलोसफर्स एज एरिस्टोटल, सच फिलोसफर्स एज प्लेटो, जिसको कहते हैं फादर ऑफ फिलोसफी, वो उसका शिष्य था। बड़े बड़े लोग इसके शिष्य थे। तो जिसका मतलब कि जितनी देर तक इसकी फिलोसफी में दम नहीं था तो इतने लोग तो इसके शिष्य नहीं बनते, इतनी इंपॉर्टेंट। सोक्रेटिस ने खुद कुछ नहीं लिखा है, वो प्लेटो ने लिखा। प्लेटो उसके साथ बातें करता था और वो उसके साथ डिस्कशन गुफ्तगू करते थे। तो प्लेटो ने वो डायलॉग की फॉर्म में रिकॉर्ड किया है। उसी डायलॉग से हमें सोक्रेटिस की फिलोसफी का पता चला। सोक्रेटिस कहता है मैंने आपको कुछ नहीं देना है, मैंने सिर्फ आपको बताना है लॉजिक के, सोचो रीजन, लॉजिकली सोचो। उस लॉजिकली सोचने में बहुत सी फेथों को ठेस मिलती थी। उस लॉजिकली सोच में करंट थिंकिंग को भी ठेस मिलती थी। करंट थिंकिंग थी भाई 1000 लोग फैसला करेंगे हमने क्या करना है, उनमें से वो सारे मोस्टली इलिटरेट होते थे। तो सोक्रेटिस विस्पर करता था क्या नंबर्स विजडम, आर नंबर्स इक्वल टू विजडम? इज इट नॉट बेटर टू चूज experts, wise people to take decisions instead of illiterate 1000 or 10,000 or 1 जो भी है। तो मगर उसके असर हो गया आहिस्ता आहिस्ता, मैं बताऊंगा कैसे असर हो गया। लेकिन चूंकि ही वाज एथेंस के जो लीडर्स थे, जो हुक्मरान थे, उन्होंने कहा यार ये हमारे बच्चों को करप्ट करता है, अगेंस्ट डेमोक्रेसी। दूसरा चूंकि वो फंडामेंटल सवाल पूछता था जिससे फेथ हिलने लगती थी, और ये बच्चे घरों में जाके अपने पेरेंट्स से कहते थे आप पूजा क्यों करते हो, खुदा क्या होता है, ये क्यों करते हो, वो क्यों करते हो। उन्होंने कहा यार ये तो दे आर शेकिंग द वेरी सिस्टम। एक सिस्टम को हम एस्टेब्लिश करते हैं ताकि बैलेंस रहे सोसाइटी में। अब देखो ना, खुदा का कंसेप्ट करने से हमें कितना बैलेंस रहा है। अगर आप चोरी भी चोरी करेंगे मगर अंदर से यार खुदा देख रहा है। मैंने पिछली दफा आपको कहा कि मैंने एक पैसा रास्ते में देखा, छोटा बच्चा था, दाई देखा बाई देखा, फिर मैंने कहा यार मैं उठाऊं, मैंने नहीं, मुझे कहा गया था गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, हर जगह खुदा देख रहा है, तो मैंने पैसा वहीं छोड़ा। कितना कंट्रोल आता है क्या सोसाइटी में व्हेन यू हैव वैल्यूज। अब वेस्टर्न सोसाइटी में वैल्यू सिस्टम है ही नहीं। जैसे हम कहते हैं बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, छोटों को प्यार करना चाहिए, उनके बड़े तो सारे ओल्ड मैन होम है, क्योंकि उन्होंने वैल्यूज को शटर किया है, जो हमारे वैल्यूज थे उनको शटर किया है। लेकिन आप भी अभी तक आपके अपने घरों में ओल्ड मैन होम है, अपने पेरेंट्स को नहीं भेजा है, और यहाँ पर ओल्ड मैन होम कामयाबी नहीं हो जाएंगे
क्योंकि हर फैमिली अपने बुजुर्ग को अपने साथ रखेगी और वो बुजुर्ग भी कंफर्टेबल रहेगा अपनी फैमिली में। तो जिस वक्त हम करंट थिंकिंग के अगेंस्ट जाते हैं तो उस वक्त जो है कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं। जैसे कम्युनिज्म आया तो सारे कैपिटलिस्ट कंट्रीज जो है वो इकट्ठे हो गए कम्युनिस्ट को खत्म करने के लिए। उन्होंने कहा यार अगर कम्युनिज्म करंट थॉट बनेगा तो हमको तो अपनी सल्तनतें छोड़नी होगी, अपनी दौलत छोड़नी होगी, हमने तो कॉमनर बनना होगा, विच दे डिड नॉट वांट टू बिकम। तो सारे मिलकर जितनी देर तक कम्युनिज्म को कुचला नहीं, मगर कम्युनिज्म फिर खुद ही कुचल गया, क्योंकि जिस कंट्री ने कम्युनिज्म इख्तियार किया एज अ मॉडल फॉर इकोनॉमी वो दे डिड नॉट ग्रो। चाइना ने 10 साल पहले देखो ना 1991 में सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गई, लेकिन 81 में ही इंडिया का हुआ। 81 में इंडिया का हुआ ना? नहीं, फिर 81 में चाइना का हुआ। चाइना ने अपने आप को 10 साल पहले लिबरेट किया ना, फिर उसके हमारा 91 में हुआ। जिस वक्त रशिया डिसइंटीग्रेट हुआ उसी वक्त हमने अपनी इकोनॉमी लिबरेट की। अच्छा, और उधर क्या हुआ? उधर चाइना ने बांप लिया, उसने एकदम इकोनॉमी को लिबरलाइज किया। इकोनॉमी को लिबरलाइज करने का मतलब होता है, देखो ना, कम्युनिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में फर्क ये है कि कम्युनिस्ट इकोनॉमी में एवरीथिंग इज डन बाय द स्टेट, द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट, एंड द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, ऑफ द रिच पीपल। अभी ये इसको क्या कहते हैं जी, जिस वक्त वाजपेयी की गवर्नमेंट आई उन्होंने मिनिस्टर ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट बनाया, अरुण शोरे था मिनिस्टर ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। उसने कहा जी जो हमारे एसेट्स लॉस में है, जो एसेट्स हमारे लिए कुछ नहीं लाते हैं बल्कि हमारे से हमको ही ड्रेन करते हैं, उनको नीलाम करो, क्योंकि जब वो प्राइवेट हाथों में जाएंगे दे विल बिकम प्रोडक्टिव। अब रिसेंटली एयर इंडिया, ये पहले टाटा का था, ले लिया गवर्नमेंट ने अपने हाथ में। अब गवर्नमेंट पूरी तरह से उनको ये बर्डन बन गया तो उन्होंने टाटा को वापस दिया, और टाटा कहता है अब मैं इसको प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज में कन्वर्ट करूंगा। तो द गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू बिजनेस, द बिजनेस हैज टू बी डन बाय प्राइवेट पीपल, बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। तो जिस वक्त ये एरिस्टोटल ने ऐसे लोगों को सोचने की कवत देने की कोशिश की कि आप लोग खुद लॉजिक से देखो क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, जिसमें उसने फंडामेंटली लोगों को रीजन की तरफ धकेला, तो एथेंस की पॉपुलेशन ने कहा यार ये तो गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, ही शुड बी कंडेम्ड टू डेथ। आपको ना पता, एक और भी बात मैंने शायद पहले भी बताया आपको, प्लेटो को इनवाइट किया गया सिरकोस के किंग ने कि मुझे एडवाइस करो। जब उसने कहा भाई तुमने फकीर बनना है और तुमने गार्डन के थ्रू में अपने इंटरेस्ट में कुछ नहीं करना है और सब कुछ सिर्फ स्टेट के लिए करना है, तो उसने कहा जी इसको खत्म करो, अगर यही धारा हर जगह जाएगी तो बादशाह नहीं रहे। हम किस लिए जान फुशानी करते हैं, लड़ाई करते हैं, खून मचाते हैं, तो इसीलिए ताकि हमारी बादशाह रहे। तो ये तो हमारी बादशाह को ही हिला रहा है, इसको करो जी कंडेम्न टू डेथ। व्हाई? बिकॉज दिस थॉट वाज डेंजरस टू द किंग। तो फिर क्या हुआ, फिर उसके एक स्टूडेंट ने उसको नेगोशिएट किया, तो उसका चलो ही कंडेम्न टू स्लेवरी, अब ये गुलाम रहेगा, अब मेरा एडवाइजर नहीं है। फिर उसको उस गुलाम को खरीदा गया और वापस एथेंस भेजा। जब भी आप करंट थिंकिंग के अगेंस्ट जाते हैं तब ऐसी ऐसी बातें होती है। आपको पता है लुइस पास्चर ने जब कहा कि जर्मन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज, उसको अपने दोस्तों ने कहा यार ऐसा नहीं करे, क्योंकि करंट कॉन्सेप्ट है गॉड इज diseases are there because of God's will and cure is there because of God's will. तुम कहते हो कि we can cure patient by controlling bacteria, ये पेपर मत पढ़ो, मगर उसने फिर भी पढ़ा। गुड लक ये था कि उसको मारा नहीं गया। कॉपरनिकस ने जब कहा कि अर्थ इज गोइंग राउंड द सन, अर्थ इज राउंड एंड इट इज गोइंग राउंड द सन, उसने अपनी थीसिस को पब्लिश ही नहीं देने दिया। उसने कहा मेरे मरने के 6 महीने के बाद पब्लिश करो, क्योंकि उसको पता था अगर इस वक्त लोगों के अंदर ये कंसेप्ट डाला जाएगा वो तो मेरे को मारेंगे। गैलीलियो को पकड़ा कि कहो, जब उसने भी थ्रू लाइफ कहा कि अर्थ इज राउंड एंड गोज राउंड द सन, कोई यहाँ पर आके कहो, डॉक्टर ने कहा ये तो डेथबेड पर, कहते इसलिए हम इसको यहाँ लाते हैं ताकि ये डाइंग स्टेटमेंट दे दे और कहे कि जो कुछ मैंने कहा वो गलत था, और सच ये है कि जमीन फ्लैट है और क्या
और सूरज सूरज देखते थे ना सारे, सूरज जमीन के इर्द घूमते, तो कौन मानेगा जमीन सूरज? तो उसने एकदम देखा अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन निकलते निकलते कहा ई पर सी मूवी, मैं अभी भी देख रहा हूँ ये जमीन सूरज की इधर, ई पर सी मूवी। गैलीलियो कहाँ का था आपको नहीं पता है, इटालियन था। वो अपने एक्सपेरिमेंट्स कहाँ करता था? लीनिंग टावर ऑफ पीसा, ग्रेविटी के एक्सपेरिमेंट दूसरा, क्योंकि लीनिंग टावर था ना, वहां से ग्रेविटी के एक्सपेरिमेंट आसानी से कर सकता। उसको नौकरी से निकाला गया। कोपरनिकस ने जब कहा, कोपरनिकस ने कहा कि भाई अर्थ इज राउंड नो डाउट एंड इट गोज राउंड द सन नॉट इन सर्कुलर ऑर्बिट बट इट गोज राउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, उसको नौकरी से डिसमिस किया गया। वो बेचारा बाद में पामस्ट्री करके आप गुजारा करता था। और यू अंडरस्टैंड, जब भी आप करंट थिंकिंग के अगेंस्ट जाते हैं तो लोग आपके अगेंस्ट जाते हैं, लेकिन फिर लोगों की कॉन्सेप्ट्स कैसे चेंज होते हैं, रॉन्ग बिलीफ्स कैसे चेंज होते हैं, फेथ विच इज नॉट प्रॉपरली बेस्ड फॉर द सोसाइटी। जैसे हमारी सोसाइटी में था, लेडीज को मारते थे, पैदा होते ही गर्ल्स को हिंदू सोसाइटी में पैदा होते ही उसको दफनाते थे, या अगर लेडी को कोई प्रॉपर्टी नहीं देते थे। ये तो इस्लाम ने सबसे पहले लेडीज को प्रॉपर्टी दी। या लेडीज को शादी करते थे, फिर उसको कहते थे वही मरना है तुमने अब मालूम नहीं आना है। अब वहां पर अगर उसको इन लॉज टॉर्चर करते थे, वो बेचारी बर्दाश्त करती थी। अच्छा, या जब आदमी मरता था तो लेडी को कहते तुम इसके साथ मरो, और उसके अंदर इतना इसके बारे में फेथ डाली गई थी कि जब तू इसके साथ मरेगी तो इसके साथ जन्नत में रह जाएगी। तो लेडी जो थी, जब शुरू से ही ये प्रोग्रामिंग हो जाए तो वो रेडी होती थी, वो एंक्शस होती थी हम अपने आप को चलाएंगे क्योंकि हस्बैंड के साथ। फिर आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आ गई, तो उन्होंने बाद में हेजिटेट किया। तो फिर राम मोहन राय आया, उसने कानून बनवाया। जब भी सोसाइटी में गड़बड़ होते हैं और जिसको सारे लोग मानते हैं, तब उस वक्त क्या होता है, बड़े आदमी पैदा हो जाते हैं जो कि अपने जोखिम, अपने जिंदगी का परवाह न करते हुए भी सोसाइटी को जगाते हैं बाय लॉजिक। भाई लड़की को पढ़ने नहीं देते थे। अच्छा, अब देखो क्या, ये तो इंडिया में सारे वर्ल्ड में था गॉड, हम भी मानते हैं ना, जो कुछ करता है खुदा करता है। अगर कोई बादशाह है तो खुदा ने उसको बादशाह बनाया, कोई अमीर है तो खुदा ने उसको अमीर बनाया, अगर गरीब है तो खुद, इसलिए लेट अस एक्सेप्ट आवर लॉर्ड। हम खुदा के साथ लड़ाई तो नहीं करें, लेकिन ये बिलीफ बड़ा जबरदस्त था और अभी भी है। मैं बड़ा, मुझे लगता है ना, मैंने सारी उम्र पढ़ के सुने, मगर मैं भी कहता हूँ इंशाल्लाह जो होता है खुदा। लेकिन इस आइडिया का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इस आइडिया का रॉन्ग यूज नहीं होना चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन के लिए नहीं होना चाहिए। तो फिर आहिस्ता 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 वोल्टेयर, पेन, रूसो ऐसे थिंकर्स उठे, और भी वर्ल्ड के बहुत से थिंकर्स हो गए। मैग्ना कार्टा आया जिसमें बादशाह के हुकूक को डिफाइन किया गया। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर रिनेसांस आया, एज ऑफ रीजन आई, फिर एज ऑफ रिफॉर्मेशन आई जिसमें रिलीजियस प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज किया गया। तो ये सारी चीजें जब आ गई तो आहिस्ता आहिस्ता लोग जागने लगे। इस जागने में भी देखो ना, 1517 में पहली दफा मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस लिखी अगेंस्ट प्रैक्टिस ऑफ चर्च, चर्च के अगेंस्ट नहीं, प्रैक्टिस ऑफ चर्च। और आज कौन सी तारीख? आज है 2022। गौ 1500 से 2000 तक कितने साल हो गए? 1500 से 2000 तक 500 साल हो गए। मतलब more than 500 years it has taken for people to finally realize that whatever was done by people in 1500th century was right. Why? It has eliminated the miseries of women. It has empowered the children. It has made people conscious of their rights. It has removed the kings from their thrones. And therefore no exploitation. So आहिस्ता आहिस्ता ये चेंजेस होती जाती हैं। लेकिन आपको बताएं कि दैट अपने ही सोच के गुलाम हमने नहीं बनना है। हमने अपनी ही सोच के गुलाम से तब निकलेंगे जब हम लॉजिकल रहेंगे। अब देखो क्या होता है, मैं हिंदू हूँ, मैं आपको हिंदुइज्म इज द बेस्ट रिलीजन। वाई? बिकॉज आई एम इम्प्रिंटेड टू इट।
आप मुसलमान हैं, आप कहेंगे इस्लाम में द Islam बेस्ट is the best बिकॉज यू आर इम्प्रिंटेड। क्रिश्चियन कहता है, अब एक दफा पता क्या हुआ, क्रिश्चियन ने क्या किया, उसने एक हिंदू को पकड़ा और and we have understood that we have not to become the slaves of our thinking. We have to generate a capability of thinking on the touchstone of logic. But it is not always possible to test everything on the touchstone of logic. Where we understand faith is useful for us and is useful for the balance of the society, their faith has to be respected and taken care of. Where our faith is going against the social advantages, where faith brings disadvantages to individuals, that faith has to be reasoned out.